हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे हम केटीजी के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे। तो केटीजी में हमने अभी तक कुछ गैस लॉज वगैरह रिसेंटली देखे थे, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गे लुसेक्स लॉ, कि उनके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, गैसेस किस तरीके से बिहेव करती हैं, कौन सी प्रॉपर्टी किस पे डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि हमें कोई भी लॉ ऐसे नाम से याद नहीं रखना, हम तो सीधे आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं। अब कोई भी चीज़ हमें पता लग जाए कि अगर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, साथ में बाई चांस वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गई, तो बोल देंगे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। बाई चांस प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो बोल सकते हैं कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी। बाई चांस टेम्परेचर ही अगर कांस्टेंट हो गया तो उस केस में बोल देंगे कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो इसमें हमारे वो तीनों लॉज कवर हो जाते हैं। लास्ट में हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर कभी भी हमें कोई एक टाइप का ग्राफ दे दिया जाए और उससे कोई दूसरे ग्राफ को बनाना हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। सारे प्रोसेस हम एक एक करके हैंडल करेंगे, यानी कि उसमें जितने भी प्रोसेस दे रखे हैं आप एक एक को उठाइए, पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए क्या कोई वो स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि नहीं, कि क्या उसमें प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है या टेम्परेचर कांस्टेंट है, और फिर उस ग्राफ को दूसरे ग्राफ में हम स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। बचा हुआ जो केटीजी में पार्ट है उसको आज वापस स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ सिलेंडर कंटेन्स गैस एट 2 into 10⁵ पास्कल एंड 47 डिग्री सेल्सियस. The cylinder is steadily heated. Neglecting any change in its volume, find the temperature at which cylinder will break if the walls of the cylinder can bear a maximum pressure of 8 into 10⁵ pascals. क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं, क्या चीज़ दे रखी है, हम क्या क्या रिजल्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं, केटीजी से रिलेटेड क्या क्या बातें काम आने वाली हैं। तो देखिए, कोई एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस हमने रखी हुई है। गैस के जो इनिशियल पैरामीटर्स हैं, जो इनिशियल स्टेट है, उसमें गैस का प्रेशर मेंशन करके रखा हुआ है 2 into 10⁵ पास्कल, और साथ के साथ उसका टेम्परेचर भी गिवन है 47 डिग्री सेल्सियस। सिलेंडर को हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंटेनर को हम लोग हीट करना स्टार्ट करते हैं। एक काम की बात हमें और मिल गई कि हीट करने पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो भी आगे प्रोसेस चलने वाला है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगा। गिवन सिलेंडर में हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख दी जाए तो आगे की बात हमें पता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी कि जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, या फिर रिवर्स भी बोला जा सकता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट कर दें तो प्रेशर की वैल्यू अपने आप बढ़ती जाती है। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि अगर कंटेनर की वॉल्स मैक्सिमम प्रेशर 8 into 10⁵ पास्कल झेल सकती है, तो टेम्परेचर कितना कर दें कि वो सिलेंडर ब्रेक ना हो जाए। यानी कि अगर हम बाउंड्री कंडीशन में चले जाएं तो फाइनल कंडीशंस में हमें ये बताना है कि कितने टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग अंदर गैस का प्रेशर 8 into 10⁵ पास्कल हो जाएगा। रिजल्ट हम जानते ही हैं क्या यूज होने वाला है, कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और समझते हैं। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इससे आगे प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे एक रेशियो वाली चीज़ ऐसे भी बनाई जा सकती है कि P1/P2 शुड बी इक्वल टू T1/T2। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें गिवन है। इनिशियल कंडीशन में प्रेशर 2 into 10⁵, इनिशियल कंडीशन का टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस। ध्यान बस हमें इतना रखना है कि हम टेम्परेचर यूज करेंगे केल्विन में, क्योंकि प्रिसाइसली यही होता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो T1 रखेंगे केल्विन में, यानी कि वो चीज हो जाएगी 320 केल्विन। फाइनल प्रेशर हम चाहते हैं पहुंच जाए 8 into 10⁵ पास्कल, यानी कि P2 की वैल्यू भी हम जानते हैं, और फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, यानी कि T2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए सारी चीजें हमें पता है, P1, P2, T1, और इसके बेसिस पे T2 कैलकुलेट हो जाना है। तो इसका फेयर में जो सोल्यूशन है वो कंसिडर कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल वही बात, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देयरफॉर P2/P1 इज इक्वल टू T2/T1। तो T2 सिंपली कैलकुलेट होकर आ जाएगा 320 into 8 into 10⁵ डिवाइडेड बाय 2 into 10⁵, और ये हो जाएगा 1280 केल्विन। तो अगर हम अंदर गैस का टेम्परेचर
1280 केल्विन तक ले जाएं तो बोला जा सकता है कि वो कंटेनर बिल्कुल ब्रेक होने की नौबत पे आ जाएगा, यानी कि वो जो मैक्सिमम प्रेशर विदहोल्ड कर सकता है हम उतने प्रेशर पे गैस को पहुंचा चुके हैं। इससे जस्ट ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो कंटेनर फिर ब्रेक कर जाना है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। केटीजी का जो मेन पार्ट आता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला था, वो तो हमने कंसिडर कर लिया। कुछ और थ्योरेटिकल चीज़ें हमें देखनी है कि कोई भी आइडियल गैस किस तरीके से बिहेव करती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमें क्या क्या अजम्पशन लेके चलने होते हैं अगर हम किसी आइडियल गैस को कंसिडर कर रहे हैं। तो एक एक करके वो प्रॉपर्टीज़ हैंडल करेंगे। उसके पहले हमारे दो छोटे छोटे लॉज और बाकी हैं। पहला है एवोगैड्रोस लॉ। तो देखिए वापस से जो एवोगैड्रोस लॉ वाली चीज़ है, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से ही हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद में वो गैस की जो मैं आपको प्रॉपर्टीज अभी बताने वाला हूँ उस पर एक एक करके आएंगे। तो पहले एवोगैड्रोस लॉ को कंसिडर कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, एट द सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए काफी घुमा फिरा के एवोगैड्रो ने बात बोली हुई है। हम इसको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू म्यू RT। म्यू हो गया नंबर ऑफ मोल्स। अब देख लीजिए जो एवोगैड्रो ने कहा उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन में फिट करते हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि कोई खास बात नहीं करी, बहुत ही बेसिक सी ये चीज बोल रहा है। तो देखिए क्या करा, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि आप कोई भी दो गैसेस कंसिडर कर लीजिए, उन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर पहले सेम कर लो। तो देखिए हमने टेम्परेचर और प्रेशर उनका सेम कर लिया। अब उनका वॉल्यूम भी इक्वल कर लो। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम भी इक्वल कर लिया। आर ऐसी चीज है जो हर गैस के लिए सेम होती है। तो देखिए अगर प्रेशर दोनों गैसेस का सेम है, वॉल्यूम दोनों गैसेस की सेम है, टेम्परेचर भी हमने दोनों गैसेस का सेम करके रखा हुआ है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। हम समझ गए कि डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते होंगे। अगर नंबर ऑफ मोल सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। और देखिए वही बात बिल्कुल एवोगैड्रो ने बोली हुई है कि अगर दो गैसेस का सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर और सेम वॉल्यूम हो तो उनके पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो वो बात तो ऑब्वियस ही है ही कि N1 इक्वल टू N2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसको हमें समझने में परेशानी नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम आइडियल गैस इक्वेशन को अब यूज करना बहुत अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अगली जो चीज है वो है डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर मिक्सचर लॉ। देखिए इसको हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी ये काफी यूज होता है। एक बार को हम इसको यहां भी कंसिडर करके देख लेते हैं कि क्या स्टेटमेंट होता है, क्या ये बोलना चाह रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, प्रेशर exerted by a mixture of non-reactive gases is equal to the sum of partial pressure of each component gas present in the mixture। ठीक है, क्या कहने की बात हो रही है, यानी कि ये क्या कहना चाहता है। मान लीजिए किसी कंटेनर में फॉर एग्जांपल दो गैसेस हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती, यानी कि वो जो दो गैसेस हैं वो नॉन रिएक्टिव हैं, उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होके कोई थर्ड कंपाउंड नहीं बनने वाला, वो दो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर उस कंटेनर में सिर्फ गैस 1 होती तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करती गैस, मान लेते हैं वो है P1। मान लीजिए सेम कंटेनर में अगर सिर्फ दूसरी गैस होती तो वो प्रेशर एग्जर्ट करती P2। अगर इन दोनों गैसेस को मैं उसी कंटेनर में भर दूं तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये बोलता है कि जितना दोनों गैस इंडिविजुअल प्रेशर अप्लाई करती, दोनों को साथ में भर देने पर जो टोटल प्रेशर अप्लाई होगा वो उन इंडिविजुअल प्रेशर्स के ही बराबर होगा। यानी कि अगर गैस 1 P1 प्रेशर एग्जर्ट करती है और गैस 2 P2 प्रेशर एग्जर्ट करती है तो दोनों को साथ में कंटेनर पे रख देने पर जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा वो होगा P1 प्लस P2। अब दो क्या, आप n नंबर ऑफ गैस रख दीजिए। अगर हम n नंबर ऑफ गैस रख दें तो बोला जा सकता है कि अब की बार जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट होगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू प्लस Pn। यानी कि सारी इंडिविजुअल गैसेस का अगर हम प्रेशर ऐड करते चलें तो हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू मिल जानी है। बिल्कुल वही बात बोली डाल्टन ने कि अगर टोटल प्रेशर P है तो इट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल गैसेस, यानी कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इसको बोलते हैं
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक सी चीज हो गई, जो हमने पहले 3 लॉज पढ़े थे, आगे के ये 2 लॉज और हो गए, एवोगैड्रोस लॉ और डाल्टन्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है, इन अ क्लोज सिलेंडर there are 60 gram of neon and 64 gram of oxygen. If pressure of mixture of gases in cylinder is 30 bars, then partial pressure of oxygen in this cylinder will be. क्वेश्चन समझते हैं। पार्शियल प्रेशर की बात हो गई तो ये बात तो क्लियर है कि कहीं ना कहीं हम डाल्टन्स लॉ की बात कर रहे हैं, यानी कि डाल्टन्स लॉ का ही एप्लीकेशन है ये क्वेश्चन। किसी एक सिलेंडर में हमने 2 गैसेस भर के रखी हुई हैं, नियॉन और ऑक्सीजन। नियॉन का जो टोटल मास है वो है 60 ग्राम, ऑक्सीजन गैस का जो टोटल मास है वो हो गया 64 ग्राम। हमसे बोला हुआ है कि अगर टोटल प्रेशर 30 बार्स है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। ठीक, अब देखिए किसी एक सिलेंडर के अगर अंदर हमने 2 गैस भर दी तो इसके क्या क्या कंक्लूजन हुए। वॉल्यूम occupied by gas is equal to volume occupied by cylinder, और दोनों गैसेस एक ही सिलेंडर में भरी हुई हैं। इसका मतलब वॉल्यूम नियॉन की और ऑक्सीजन की दोनों की बराबर होगी। अगर दोनों गैसेस एक ही कंटेनर में रखी हैं तो यह भी बोला जा सकता है कि दोनों सेम टेम्परेचर पर होंगी, यानी कि ये जो 2 गैस हम कंसिडर कर रहे हैं इनका वॉल्यूम भी सेम है, इनका टेम्परेचर भी सेम है। अगर ये दोनों चीजें सेम है तो मैं तो आता हूं आइडियल गैस इक्वेशन पर। आगे जो होगा देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से कि PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। हम ये कंक्लूड कर चुके हैं कि दोनों का वॉल्यूम सेम, हम ये भी बोल चुके हैं दोनों का टेम्परेचर सेम। आर ऐसी क्वांटिटी है जो वैसे ही सारी गैसेस के लिए सेम चलती है। तो बाकी सारी क्वांटिटी अगर सेम हो गई तो बोल सकते हैं कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज्यादा मोल्स उतने ज्यादा मॉलिक्यूल। ठीक है, मोल्स तक कैसे पहुंचते हैं? मोल्स कैलकुलेट हो जाते हैं, यानी कि जो मोल्स वाली चीज है मैं यहीं पे लिख रहा हूं, मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। देखिए हमें मास ऑफ द गैस तो दे ही रखा है कि नियॉन के 60 ग्राम है, ऑक्सीजन के 64 ग्राम है। इन दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी हम जानते हैं। नियॉन का रख देंगे 3, नियॉन का रख देंगे 20 तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 3। ऑक्सीजन का रख देंगे 32 तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 2। अगर हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जानते हैं तो बोला जा सकता है कि प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आगे इस प्रोपोर्शनैलिटी के बेसिस पे मैं एक रेशियो बना रहा हूं। रेशियो है अब प्रेशर के टर्म्स में, तो बोला जा सकता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। अब टोटल प्रेशर क्या होगा? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय नियॉन। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन प्लस प्रेशर एक्सर्टेड बाय नियॉन शुड बी इक्वल टू, क्योंकि प्रेशर मोल्स के प्रोपोर्शनल है तो ऐसी ही चीज सामने लिखी जा सकती है कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ नियॉन। तो ये हमने रेशियो बना लिया इस रिजल्ट के बेसिस पे कि प्रेशर शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि दोनों गैसेस के वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है। तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। दोनों के इंडिविजुअल मोल्स हम निकालना सीख गए। नियॉन के मोल्स हो जाएंगे 60/20 यानी कि 3, ऑक्सीजन के मोल्स हो जाएंगे 64/32 यानी कि 2। तो हमें सिंपली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिल जाना है। डेटा इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो फेयर सॉल्यूशन है उस पर आते हैं। देखिए वही चीज, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहां तक हम भी पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये बात हमें समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बता दिया था 2, मोल्स ऑफ नियॉन मैंने आपको बता दिया था 3। पार्शियल प्रेशर पर आते हैं। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी हमें 30 बार्स। देखिए ये क्वेश्चन में डेटा दे रखा है टोटल प्रेशर का 30 बार्स, तो डिवाइडेड बाय 30 शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, वो हो गए 5।
तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 12 बार्स। ठीक है, यहां तक हमें बात समझ में आ गई होगी। अल्टीमेटली रिजल्ट हमने वही यूज किया कि कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर के केस में जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें बार बार बचाती है। कैसा भी क्वेश्चन हो, आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हम उसे हैंडल कर लेंगे, चाहे वो एवोगाड्रोस लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, बॉयल्स लॉ हो, गे लुसेक्स लॉ हो, या फिर यहाँ पे हमने डाल्टन्स लॉ को भी उससे हैंडल कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन एंड हीलियम of volume V and same temperature T and same pressure are mixed to have same volume V, then the resultant pressure of the mixture will be। देखिए कई सारी चीजें सेम बोल रखी हैं, बाद में उन्हें मिक्स भी कर दिया, तो कंक्लूजन पे आने से पहले एक बार अच्छे से देख लीजिए वो क्या आपसे पूछना चाह रहा है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस हमने कंसिडर करके रखी हुई है, दोनों का अगर वॉल्यूम V और टेम्परेचर T हो तो दोनों प्रेशर P अप्लाई करती हैं। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है V, हमने इसमें एक बार को हाइड्रोजन गैस भर दी। हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखते हैं T, तो हाइड्रोजन गैस उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी जितना कंटेनर का है, यानी कि V। टेम्परेचर उसका हमने मेंटेन करके रखा है T। इस केस में बोल रखा है कि हाइड्रोजन जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो P के बराबर होगा। अब इस कंटेनर से हाइड्रोजन को हटाते हैं, सेम कंटेनर में हीलियम भरते हैं, तो हीलियम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वही कंटेनर के बराबर V। हीलियम का टेम्परेचर भी हम वही मेंटेन करके रखते हैं T, और ऐसे केस में बोल रखा है कि हीलियम भी कितना प्रेशर एक्सर्ट करने वाली है, P। हीलियम को भी कंटेनर से बाहर निकालिए। अब दोनों गैस को उठा के साथ में कंटेनर में रख दीजिए और लगा दीजिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सिर्फ हाइड्रोजन होती तो कितना प्रेशर अप्लाई करती, P। सिर्फ हीलियम होती तो कितना प्रेशर अप्लाई करती, P, पर हमने तो दोनों को साथ में भर दिया, तो P हाइड्रोजन का, P हीलियम का, टोटल प्रेशर हो जाएगा 2P। तो सवाल यही खत्म हो गया कि अगर दोनों को उस कंटेनर में भर दिया जाए तो रिजल्टेंट प्रेशर कितना होगा, तो रिजल्टेंट प्रेशर हो जाएगा 2P, अप्लाइंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो वो थर्ड आंसर हो गया जिसमें हमने बोला था 2P। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि आइडियल गैस के हमें क्या अजम्पशन और क्या प्रॉपर्टीज और लेके चलनी है चैप्टर के बचे हुए पार्ट के लिए, उनको एक एक करके कंसिडर करते हैं। तो हमने चैप्टर का नाम बोला था केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो हम कुछ बेसिक अजम्पशन लेके चलते हैं गैस के बारे में कि गैस कैसे बिहेव करती होगी, गैस जो मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है वो मॉलिक्यूल्स कैसे बिहेव करते होंगे। तो कुछ हमें पॉइंट्स देखने हैं, एक एक पॉइंट को एक बार में कंसिडर करेंगे, उससे रिलेटेड जितनी बातें हैं वो साथ में करते चलेंगे ताकि हमें किसी पॉइंट में कोई डाउट ना हो। हालांकि बिल्कुल ऑब्वियस से पॉइंट है तो उसमें वैसे भी हमें कोई परेशानी आने नहीं वाली, बस कुछ अजम्पशन लेके चलते हैं। पहला पॉइंट ये है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट आर डिफरेंट देन दोज ऑफ अनदर गैस। सबसे पहला जो हमारा अजम्पशन होता है यानी कि जो प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है केटीजी में वो ये कि अगर हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर गैस है, उस पर्टिकुलर गैस के सारे मॉलिक्यूल हम बिल्कुल आइडेंटिकल मानते हैं, और अगर कोई दूसरी टाइप की गैस है तो उसके भी सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे, लेकिन गैस 1 और गैस 2 के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। यानी कि किसी भी एक गैस सैंपल को कंसिडर करें तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल, लेकिन ये किसी दूसरे गैस सैंपल के मॉलिक्यूल्स से डिफरेंट होते हैं। तो हर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो अपने आप में यूनिक होंगे। यही होता है फर्स्ट पॉइंट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन गैस आर ऑल आइडेंटिकल बट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर गैस। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने ये तो बोल दिया कि सारे मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल होते हैं, पर अपने आप में कैसे होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस आर आइडेंटिकल, ये तो बात पहले ही हो चुकी। स्फेरिकल, रिजिड एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस, जितने भी हम मॉलिक्यूल्स कंसिडर करेंगे वो सारे स्फेरिकल होंगे, रिजिड होंगे मतलब उनका कभी भी शेप चेंज नहीं होगा, और परफेक्टली इलास्टिक होंगे। परफेक्टली इलास्टिक मतलब अगर कभी उनका कोलिजन वगैरह हो भी जाए तो कोलिजन के बाद उनकी एनर्जी लूज नहीं होगी, जितनी एनर्जी उनकी टकराने से पहले थी एग्जैक्टली उतनी एनर्जी उनकी टकराने के बाद भी होगी। तो ये वाली चीज हो गई परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि हमारा सेकंड पॉइंट
कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब आइडेंटिकल के साथ साथ कैसे होते हैं, स्फेरिकल, रिजिड और परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेस। नेक्स्ट पर आते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी मतलब मैं मैग्नीट्यूड भी कंसिडर कर रहा हूं और डायरेक्शन भी कंसिडर कर रहा हूं, वो वेलोसिटी बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी कि गैस के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में हर पॉसिबल वेलोसिटी पे मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पॉइंट का मतलब कि मॉलिक्यूल्स कीप ऑन मूविंग रैंडमली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज, जीरो से लेके इन्फानाइट तक। अब इन्फानाइट का मतलब हम समझ गए कि ऑब्वियसली स्पीड ऑफ लाइट तक तो नहीं जाएंगे, तो कहने का मतलब ये है कि जीरो से लेके बहुत हाई वेलोसिटीज तक हर पॉसिबल वेलोसिटी पे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं हर पॉसिबल डायरेक्शन में। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल लाइज बिटवीन जीरो एंड इन्फिनिटी। ये वाली चीज जस्ट मैंने अभी आपको बोली कि जीरो से बहुत हाई वेलोसिटी तक स्पीड कुछ भी हो सकती है। अगले पॉइंट पर आते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। अब देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। देखिए मैंने आपको जस्ट अभी बोला कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हर पॉसिबल वेलोसिटी पे मूव करेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज मॉलिक्यूल्स के पास हो सकती है। वो वेलोसिटी जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है, यानी कि वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है, उसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। स्पीड मतलब हम सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि वो कितने मैग्नीट्यूड से मूव करती है, उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है। तो बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज मैक्सिमम। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब समझ गए, वो पर्टिकुलर स्पीड जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट, नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ये भी पॉइंट हमारा पहले देखा हुआ है। ये अजम्पशन होता था आइडियल गैस का कि आइडियल गैस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जीरो होते हैं, यानी कि कोई भी दो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते, आपस में कोई फोर्स नहीं लगाते। तो ये नेक्स्ट वही पॉइंट हो गया। Molecules constantly collide with the walls of the container due to which their momentum changes. इसकी बात मैंने आपसे परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मास वाले में करी थी। अगर मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर के अंदर है, यानी कि गैस को हमने किसी कंटेनर के अंदर भर के रखा हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, हर पॉसिबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो वो लगातार कंटेनर की वॉल्स से टकराते रहते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल आगे जा रहा है तो वो कंटेनर की वॉल से कभी ना कभी जरूर टकराएगा और टकरा के वापस आएगा भी सही। अगर टकराने की वजह से उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ तो बोला जा सकता है कि उसका मोमेंटम भी चेंज होगा, यानी कि हर कोलिजन के साथ मॉलिक्यूल्स का मोमेंटम चेंज होता है। तो ये वही पॉइंट हो गया कि दे कोलाइड विद द वॉल्स ड्यू टू विच देयर मोमेंटम चेंजेस। लास्ट पॉइंट है, द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का आप कोई भी हिस्सा कंसिडर कर लीजिए, चाहे तो पूरा कंटेनर एक बार में ले लीजिए या कंटेनर के कोई भी एक पार्ट को कंसिडर कर लीजिए, हर जगह जो गैस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होगा। यानी कि आप कोई भी पार्ट कंसिडर कर लीजिए, वहां की डेंसिटी हमेशा इक्वल होगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स की डेंसिटी हमेशा बराबर होगी। तो ये पॉइंट बिल्कुल वही है, डेंसिटी ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ द कंटेनर। लास्ट में जो एक चीज हमें छोटी सी और कंसिडर करनी है वो ये है कि जो एवरेज मोमेंटम होगा, यानी कि जो मीन मोमेंटम या मीन वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। देखिए अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में कितने भी मैग्नीट्यूड से मूव कर रहे हैं, तो बोला जा सकता है कि जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है वो एक बार कंसिडर कर लेते हैं। तो यहीं पे देख लेते हैं। देखिए हम एवरेज वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर बाद फिर से वापस लिख लेंगे इधर। पहले मैं आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका बता दूं कि एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम करेंगे क्या, सबकी वेलोसिटी को पहले ऐड कर देंगे, तो दिस गोज अप टू vn, और बाद में डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से। तो इस तरीके से हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक साइन हम चाहें तो यहाँ पे और लगा सकते हैं, ऊपर ये वेक्टर वाला,
ताकि हमें क्लियर रहे कि हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इन्वॉल्व होंगे। तो देखिए, अगर किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी वेलोसिटी हो सकती है, तो जब इन n क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे जो कि सब डिफरेंट साइन के हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, कुछ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, कुछ का कम होगा, तो लास्ट में ये जो पूरी चीज है ये ऐड होके आ जाती है जीरो। हो सकता है एक की वेलोसिटी +1 हो, एक की -1 हो सकता है एक की +2 हो, एक की -2 हो। तो ऐसे जब मैं n नंबर ऑफ क्वांटिटीज को ऐड करूंगा जो कि कुछ भी मैग्नीट्यूड कुछ भी डायरेक्शन ले सकते हैं, तो उनका लास्ट में समेशन हो जाता है जीरो। डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर दीजिए तो भी वो चीज जीरो चलती रहेगी। तो बोला जा सकता है कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो हो जाती है जीरो। अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो तो एवरेज मोमेंटम भी जीरो। मास इनटू एवरेज वेलोसिटी कर देते तो एवरेज मोमेंटम आ जाता। लेकिन अगर मैं यहीं पर आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि पावर 2 वाली चीज पे जाऊं, तो आरएमएस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? आरएमएस वेलोसिटी का मैं आपको एक बार को फटाफट से तरीका बता देता हूं वो कैसे करना है। तो देखिए, वी आरएमएस, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ये जो वी एवरेज था इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक। जो वी आरएमएस है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं? वी आरएमएस कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं पहले आप उनको स्क्वायर करके ऐड कर लो, ठीक। फिर उनका मीन ले लो और लास्ट में उठा के अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट ले लो। तो वी आरएमएस इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर अप टू, ऐसे हमारे पास vn तक था स्क्वायर, n से डिवाइड करते और लास्ट में उठा के ये अंडर रूट ले लेते, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता वी आरएमएस। अब देखिए, एवरेज वाली चीज तो आ गई जीरो। एक बार को चेक करते हैं कि ये क्वांटिटी जीरो आ सकती है कि नहीं। तो इस क्वांटिटी को देखिए कैलकुलेट करने में हमने क्या किया, v1 का स्क्वायर, अगर मैंने किसी भी चीज का स्क्वायर कर दिया तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव हो गया। सेम लॉजिक से अगली वाली क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो गई, बिल्कुल उसी लॉजिक से नेक्स्ट क्वांटिटी भी पॉजिटिव हो गई। तो अगर ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करके मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड किया और बाद में अंडर रूट भी ले लिया, तो बोला जा सकता है कि जो ओवरऑल क्वांटिटी आनी है 100% ये भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही आनी है। तो वी आरएमएस यानी कि जब मैं इस तरीके से ऑड पावर का कंसिडर कर रहा था तो वो जीरो हो सकता है, और अगर इवन पावर वाली चीजें कंसिडर करूंगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। एक और स्टेप आगे हम गेस कर सकते हैं कि मान लीजिए यहां पे मैं थर्ड पावर वाला एवरेज लेता, तो थर्ड पावर वाले एवरेज में क्या होता, उसको हम यहीं पे करेक्ट कर लेते हैं। इस पावर को हटाते हैं, यहां से ये पावर हट जाएंगी, और मान लीजिए हम थर्ड पावर कंसिडर करते हैं। अब थर्ड पावर कंसिडर करेंगे तो उसको वीआरएमएस नहीं बोलेंगे, तो वीआरएमएस वाला टर्म भी हटाते हैं। फिर हम करते हैं v1 क्यूब, v2 क्यूब, v3 क्यूब, ऐसे अप टू vn क्यूब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसका फिर ले लेते थर्ड रूट। अब इस केस में देखिए, जब हम क्यूब करेंगे तो फिर से क्यूब नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। v2 क्यूब करेंगे तो नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो जब लास्ट में ये सब चीजें जुड़ेंगी तो फिर से ये जो न्यूमरेटर है ये बन जाएगा जीरो। न्यूमरेटर अगर जीरो बन गया तो उसके आगे बोला जा सकता है कि ये जो थर्ड पावर वाली वेलोसिटी आने वाली है एवरेज, ये भी आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई होगी कि जब भी हम ऑड पावर वाली एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो वो जीरो आती है, जब इवन पावर वाली निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आती है। और जो लास्ट पॉइंट था वो बिल्कुल यही था। तो लास्ट पॉइंट दोबारा देख लेते हैं। ऑड पावर वाली वेलोसिटी यानी कि एवरेज वेलोसिटी जीरो, स्क्वायर वाली एवरेज वेलोसिटी यानी कि आरएमएस नॉन जीरो। ऐसे अगर मैं थर्ड पावर पे चला जाऊं या फिफ्थ पावर पे चला जाऊं, यानी कि जब तक मैं ऑड पावर कंसिडर करता रहूंगा वो सारी आया करेंगी जीरो। जैसे ही हम लोग इवन पावर पे जाएंगे, अब ये चाहे स्क्वायर वाली वेलोसिटी हो, चाहे फोर्थ पावर वाली हो, सिक्स्थ वाली हो, एट्थ वाली हो, कोई भी इवन पावर रेस करेंगे तो वो वाला एवरेज हमेशा आता है नॉन जीरो। तो ये कुछ बेसिक पॉस्टुलेट्स होते हैं केटीजी के, यानी कि मॉलिक्यूल्स को हमें किस तरीके से कंसिडर करना है, मॉलिक्यूल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो सारी कवर हो गई इन टोटल पॉइंट्स में।
जो हमने अभी पोस्टुलेट्स देखे उसी के आगे की चीज़ें हम कुछ कंटिन्यू करते हैं, यानी कि उसी के आगे के कुछ रिजल्ट हैं जो डायरेक्टली कई बार हमारे काम आ जाते हैं। फर्स्ट रिजल्ट, एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ईच डायरेक्शन ऑफ द वॉल विल बी इक्वल टू n/6। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए कंटेनर के अंदर टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अगर हम एक क्यूबिकल कंटेनर कंसिडर करें जिसके कि सारे डायमेंशंस बिल्कुल बराबर हो, यानी कि क्यूब कंसिडर करें, क्योंकि मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बोला जा सकता है किसी भी एक फेस की तरफ, यानी कि क्यूब के किसी भी एक फेस की तरफ जो टोटल मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे वो हो जाएंगे n/6, क्योंकि सब बिल्कुल रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कोई भी प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। तो किसी भी एक फेस से जो मॉलिक्यूल्स टकराने वाले हैं या एक फेस की तरफ जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होंगे वो होंगे n/6। नेक्स्ट, इसी के जैसा एक और पॉइंट है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग ईच एक्सिस विल बी n/3। देखिए बिल्कुल वैसी चीज हो गई, अगर डायरेक्शन बिल्कुल रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बोला जा सकता है कि कोई भी डायरेक्शन फेवर्ड नहीं है, यानी कि एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, वो तीनों ही हमारे लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हो जाएंगे n/3, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस विल बी ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट चीज ये है, देखिए मान लीजिए हमने किसी भी गैस सैंपल को कंटेनर में रखने की बजाय ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने किसी भी गैस को कंटेनर में रखने की बजाय सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। अब गैस मॉलिक्यूल्स की तो वही टेंडेंसी है कि वो हर पॉसिबल वेलोसिटी पे मूव करेंगे। अगर वो हर पॉसिबल वेलोसिटी पे मूव करेंगे तो ये भी पॉसिबल है कि उनकी वेलोसिटी अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो। अब एस्केप वेलोसिटी क्या चीज होती है, लोग ये वाली चीज हम ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं कि वो मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए तो वो अर्थ की फील्ड को कंप्लीटली एस्केप कर जाए, यानी कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक मूव करता रहे, कभी लौट के वापस अर्थ पे ना आए। तो यही एस्केपिंग की कंडीशन है कि मान लीजिए हमसे पूछ लिया जाए कि किसी गैस का कितना टेम्परेचर कर दें कि उसकी आरएमएस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, या फिर उसकी जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो कैसे सॉल्व करते हैं उस पर तो हम आगे आएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी कंसिडर करके देखेंगे। पर जो एस्केप होने की कंडीशन है वो यही है कि जो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए। तो ये वही चीज हो गई। देखिए अगर किसी भी गैस की आरएमएस वेलोसिटी अर्थ के या फिर जिस भी पर्टिकुलर प्लैनेट की हम बात कर रहे हैं उसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो गैस अर्थ को या फिर उस पर्टिकुलर प्लैनेट को एस्केप कर जाएगी, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर में रहने की बजाय वो वहां से निकल जाएगी। तो ये कंडीशन होती है, इफ Vrms इज ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी देन द गैस विल एस्केप फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये एक्चुअल फैक्ट है कि मून पे कोई एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट नहीं करता। मून पे एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ना करने का रीजन ये है कि जो मून की ग्रेविटेशनल फील्ड है वो काफी वीक होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होने से क्या होता है, जो मून की एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू काफी कम होती है। अब इन जनरल हम गैसेस को अगर कंसिडर करें तो मून के केस में उन गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी जनरली मून की एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए मून पे एटमॉस्फेयर टिक नहीं पाता, कोई भी गैस टिक नहीं पाती, वो वहां से एस्केप कर जाती है। तो रीजन बीइंग वहां गैसेस की आरएमएस वेलोसिटी ज्यादा होती है कंपेयर्ड टू एस्केप वेलोसिटी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी प्लैनेट से या अर्थ से गैस को एस्केप करवाना है तो उसकी आरएमएस वेलोसिटी जो है एस्केप से या तो ज्यादा हो जाए या बराबर हो जाए। मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं टिक पाता, क्योंकि वहां के गैसेस का जो आरएमएस वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होती है। तो ये बिल्कुल वही सिंपल सी चीज हो गई। इस केस में हम ये एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए क्या है पॉइंट, फॉर अ गैस टू एस्केप अर्थ्स एटमॉस्फेयर द मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर इज गिवन बाय, मिनिमम टेम्परेचर विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 इंटू 10⁴ केल्विन। ये जो एक्सप्रेशन है ये सिंपली डिराइव भी किया जा सकता है। कैसे डिराइव होगा इसका मैं तरीका आपको आगे चल के बता दूंगा, लेकिन ये फॉर्मूला हमारे लिए कई बार क्वेश्चन में काम आ सकता है कि कोई पर्टिकुलर गैस के लिए कितना टेम्परेचर मेंटेन करके रखें कि वो
अर्थ से एस्केप कर जाए, तो वो टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेट हो जाता है हाफ ऑफ मॉलिकुलर वेट इंटू 10⁴ केल्विन। ठीक है, तो ये पॉइंट कई बार हमारे क्वेश्चन में काम आ जाता है। अगर ये हमें फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला कैसे आता है उसको भी हम आगे चल के प्रॉपर डिटेल में सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो हमें कंसिडर करना है वो है डिफरेंट स्पीड्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल। 3 टाइप की स्पीड हम कंसिडर करेंगे, तीनों का मैं आपको नाम बता देता हूं। जनरली हम इन टर्म से फेमिलियर होते भी हैं। पहली हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब वो स्पीड जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास है, यानी कि जो सबसे कॉमन वैल्यू ऑफ स्पीड है, जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस स्पीड से मूव करते हैं उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। फिर होती है आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है मैंने आपको बेसिक तरीका बताया भी था, वो जो हम पावर 2 वाला एवरेज निकालते हैं। तरीका क्या है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबके वेलोसिटी को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करिए और लास्ट में अंडर रूट ले लीजिए। तो ये हो गई दूसरे टाइप की स्पीड, यानी कि दूसरे टाइप की वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी। आखिरी होती है एवरेज स्पीड। देखिए, हम एवरेज वेलोसिटी नहीं बोल रहे, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो हो जाएगी जीरो। क्यों जीरो होती है उसका मैंने आपको लॉजिक बताया था। हम जो तीसरी वाली स्पीड कंसिडर कर रहे हैं वो होती है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की कैलकुलेशन कैसे होगी, जितने भी पार्टिकल्स हैं आप सिंपली उनकी स्पीड्स को ऐड कर दीजिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि टोटल नंबर जितने भी पार्टिकल्स से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए, तो मेरे पास आ जाता है एवरेज स्पीड। तो देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रहा है डिफरेंट स्पीड्स रादर देन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 3 टाइप की स्पीड होती है। पहला मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि जो सबसे कॉमन स्पीड है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास जो स्पीड होती है वो होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट आरएमएस स्पीड। अब इसको चाहे आरएमएस स्पीड बोल दीजिए, वेलोसिटी बोल दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्क्वायर करने से सब कुछ पॉजिटिव बन ही जाता है। पर क्योंकि हम यहाँ पे स्पीड बोल रहे हैं तो आगे भी आरएमएस स्पीड ही कंसिडर करेंगे। ठीक, और लास्ट होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड नाम से ही समझ आ रहा है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबकी स्पीड्स का एवरेज। ठीक, अब हमारे पास बहुत हाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर पाए, यानी कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पहले आइडेंटिफाई करें, सबकी स्पीड का समेशन करें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करें। सेम काम आरएमएस स्पीड में ही पॉसिबल नहीं है। हम सबको सिंगल आउट करके उनका स्क्वायर नहीं कर सकते, उनको ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सेम दिक्कत मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के साथ भी है। वही प्रॉब्लम आती है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कि आप स्पीड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की कितनी स्पीड्स हैं, कौन सी ऐसी स्पीड है जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास थी, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो हम कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को ध्यान रखते हैं, यानी कि डायरेक्ट कैलकुलेशन की बजाय हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं इन तीनों स्पीड्स को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो वही स्पीड्स अब कंसिडर करना चालू करते हैं। स्पीड पर आने से पहले ये वाला पॉइंट हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी हमेशा होती है जीरो। रीजन मैंने आपको उसका बता दिया था, जब इन रैंडम क्वांटिटीज को जो कि डिफरेंट साइन और डिफरेंट मैग्नीट्यूड की है ऐड करेंगे तो वो लास्ट में आ जाएगा जीरो। और अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो तो डेफिनेटली एवरेज मोमेंटम भी जीरो। आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो हमें इनफैक्ट हमेशा यूज करना है, वो ये है कि आरएमएस स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p/ρ। कोई भी एक फॉर्म याद कर लीजिए, उसके हेल्प से बाकी जितने फॉर्म लिख रहे हैं वो सब डिराइव हो जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक फॉर्म हमें ध्यान रखना है। तो यहां से हमने स्टार्ट किया कि जो आरएमएस स्पीड है वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 3p/ρ। अगर हमें स्पीड मीटर पर सेकेंड यानी कि एसआई यूनिट में चाहिए तो हम सारा डेटा एसआई यूनिट में रखेंगे, यानी कि प्रेशर रखना होगा पास्कल्स में, डेंसिटी रखनी होगी kg/m³ में। तो Vrms इज इक्वल टू 3p/ρ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हर कंडीशन में हमें याद होना चाहिए कि आरएमएस स्पीड कैसे कैलकुलेट होती है। इस फॉर्म से यहां पर कैसे आए, हमने सिंपली यूज कर लिया आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन थी Pm इज इक्वल टू ρRT। तो हम डेंसिटी को नीचे ले आते हैं, यानी कि बन जाएगा p/ρ, मॉलिकुलर वेट नीचे चला जाएगा तो बन जाएगा RT/m।
सो जो दूसरा कॉमनली यूज फॉर्म है वो ये है कि RMS स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT/m। ध्यान रखेंगे सारी चीजें SI यूनिट में, यानी कि R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर रखा जाएगा केल्विन में, मॉलिक्यूलर वेट रखा जाएगा SI यूनिट यानी कि kg में। इसको हम लोग K के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के केस में भी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई खास बात नहीं है, वो उतना हम समझ गए। तो ये दो बेसिक फॉर्म बहुत बार हमारे यूज में आते हैं, आप कोशिश करके याद रखिए इस सेकंड वाले फॉर्म को। क्यों इसको हम प्रेफरेंस दे रहे हैं उसका रीजन भी मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, बट कोशिश करिए कि अगर हमसे RMS स्पीड पूछी जाए तो हमें जो बेसिक फॉर्मूला याद हो वो होना चाहिए √3RT/m। अब इस RT/m को हम बाद में P/ρ भी लिख देंगे, ठीक है। इसका क्या रीजन होता है वो हम आगे समझेंगे, अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में भी समझेंगे, मैं आपको प्रॉपर रीजन डायरेक्टली वो भी बता दूंगा, बट अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गई RMS स्पीड। नेक्स्ट होती है एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड। जो मैं आपको बता रहा था एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबकी स्पीड्स का हम सिंपली एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए वही एवरेज स्पीड कैलकुलेट होती है स्पीड ऑफ पार्टिकल 1 यानी कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल 1 प्लस मॉलिक्यूल 2 ऐसे अप टू nth मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ये हमारे लिए खुद से करना पॉसिबल नहीं है तो हमने इसको फिर एक दूसरे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया, जो कि हमें याद रखना है। वो होता है 8/π इंटू RT/m का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 8RT/πm। ठीक है, मैं ये वाला फॉर्म आपको बोल रहा हूं याद करने को। अगर हमें ये याद है तो बाकी सब में तो हम कन्वर्ट कर ही सकते हैं। RT/m को सिंपली लिख देंगे P/ρ। तो ये फॉर्म हमें याद होना चाहिए कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8RT/πm। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे बोलूं कि आगे की कैलकुलेशन छोड़िए, मुझे तो सिर्फ ये बताइए कि किसी भी गैस की RMS स्पीड ज्यादा होगी कि मीन स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड ज्यादा होगी। तो देखिए डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, RT/m तो यहां भी आ रहा है, RT/m यहां भी आ रहा है, तो वो तो कॉमन टर्म्स हो गई। यहां पर कोएफिशिएंट है 3, यहां पर कोएफिशिएंट है 8/π। 8/π की वैल्यू तो पाई तो हो जाएगा 3.14। तो बोला जा सकता है कि डेफिनेटली ये वाली जो टर्म है वो 3 से तो कम हो गई, 2 से बड़ी है लेकिन 3 से कम है। इसका मतलब RMS स्पीड विल बी ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं अभी कंपेयर कर लूं तो RMS स्पीड की वैल्यू एवरेज से ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए यहां का कोएफिशिएंट है 1.73, यहां का कोएफिशिएंट है 1.59। ये वाली जो चीज होगी यहां पर अंडर रूट भी आएगा, वो अंडर रूट वहां पे मिसिंग है और वहां पे लास्ट में वो स्क्वायर रूट वाली चीज भी आएगी। तो RMS स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज स्पीड। आगे बढ़ते हैं। तीसरी मैंने आपको बताई थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि सबसे कॉमन स्पीड। वो नाम से ही उसके समझ आता है, ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के पास हो। उसको भी हम डायरेक्टली तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि इंडिविजुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की पहले हम स्पीड देखें, फिर सारा डेटा लिखें, फिर बताएं कि कौन सी स्पीड सबसे ज्यादा के पास थी। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास है। जो फॉर्मूला हमें याद करना है वो ये है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2RT/m। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे, इसकी हेल्प से बाकी सारी चीजें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो कोएफिशिएंट आया वो यहां पर आया 1.41, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 की वैल्यू हो गई 1.414, तो हमने उसको 1.41 पे रोक दिया। अब मैं आपसे कंपेयर कराऊं कि RMS ज्यादा या एवरेज ज्यादा या फिर मोस्ट प्रोबेबल ज्यादा, तो हमें सिर्फ उनके जो कोएफिशिएंट्स हैं, जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो कंसीडर करने। RMS के केस में लीडिंग कोएफिशिएंट था 3, एवरेज के केस में कोएफिशिएंट 2 से बड़ा था लेकिन 3 से कम था, 8/π। ठीक है, उसकी वैल्यू डेफिनेटली 2 से बड़ी होती है, 3 से कम होती है। और मोस्ट प्रोबेबल के केस में कोएफिशिएंट है 2, यानी कि सबसे छोटा कोएफिशिएंट है मोस्ट प्रोबेबल का, उससे बड़ा एवरेज का, सबसे बड़ा RMS का। तो अगर मैं इन तीन स्पीड्स को कंपेयर करूं तो किसी भी गैस के लिए बोला जा सकता है कि सबसे ज्यादा होती है RMS स्पीड, फिर होती है एवरेज स्पीड और सबसे छोटी होती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहां तक की बात समझ गए। ये फॉर्मूले हमें याद रखने हैं,
फॉर्मूले में आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं। आरएमएस के लिए हम यूज करते हैं √3 RT/m, एवरेज के लिए यूज करते हैं √8 RT/πm, और मोस्ट प्रोबेबल के लिए यूज करते हैं √2 RT/m। आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस मीडियम, इसको हालांकि हम वेव्स वाले टॉपिक में भी पढ़ते हैं जब साउंड वेव्स आता है, पर फिर भी यहाँ पे एक बार के लिए अगर इन सब के साथ कंपैरिजन कर लें तो साउंड की किसी भी गैस मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो होती है √γ RT/m, और गैसेस के लिए जो गामा लाई करता है वो 1 से 2 के बीच में लाई करता है, यानी कि इस केस में जो कोएफिशिएंट है वो 2 से भी छोटा है। तो इन चार वेलोसिटीज को अगर कंपेयर कर लें, हालांकि साउंड वाली वेलोसिटी थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट फिर भी इन चार वेलोसिटी को कंपेयर कर लें। चार वेलोसिटी कौन कौन सी? आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल और किसी गैसियस मीडियम में साउंड की वेलोसिटी। तो सबसे बड़ा कोएफिशिएंट था आरएमएस का, तो सबसे बड़ी आरएमएस, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, और सबसे छोटी होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। तो इन सबको साथ में अगर हम लिख लें तो ये वो वाला रिलेशन बन गया कि आरएमएस इज ग्रेटर देन मीन इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम। किसी भी गिवन टेम्परेचर पर ये रिलेशन हमेशा ट्रू होता है, इसमें कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आ सकता। किसी गैस सैंपल के लिए किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर हम इन वेलोसिटीज का कंपैरिजन करें तो हमेशा यही ऑर्डर फॉलो होता है। तो देखिए, अब ये वो कुछ कॉमन से रेशियो है, इनको हमें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि अगर हम आरएमएस का और वेलोसिटी ऑफ साउंड का रेशियो ले लें तो 1√3/γ आएगा। आरएमएस या मोस्ट प्रोबेबल का रेशियो ले लें तो 1√3/2 आएगा। इन चीजों को हमें याद नहीं करना है। कोई भी ऐसा टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है जिसपे ये ऊपर वाला ऑर्डर चेंज किया जा सके, ठीक है? हमेशा यही रिलेशन फॉलो होगा। किसी भी कंडीशन में कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है जिसमें गिवन टेम्परेचर पे ये रिलेशन ऑल्टर हो जाए, ठीक है? तो ये वाली चीज हो गई, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज ऑफ मॉलिक्यूल्स द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज। देखिए, इसमें थोड़ा एक वर्ड एक ऐसा है जो अभी हमने कंसिडर नहीं किया है, वो है मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पर इस क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए वर्ड हमारे काम का है भी नहीं। हालांकि मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इसके आगे की लाइन को कंसिडर करें, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज, और आगे हमें इनको कंपेयर करके बताना है कि मीन वेलोसिटी या आरएमएस वेलोसिटी के साथ कंपैरिजन क्या होता है। ऑर्डर हमें याद है, आरएमएस इज ग्रेटर देन मीन इज ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल। तो सबसे छोटी कौन? मोस्ट प्रोबेबल। तो बस हम अकॉर्डिंगली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इज लेस देन आरएमएस वेलोसिटी, क्योंकि इस केस में मोस्ट प्रोबेबल को ग्रेटर बोला हुआ है, ये किसी से बड़ी नहीं हो सकती। इक्वल बोला हुआ है, कोई भी ये दो टाइप की वेलोसिटीज एक दूसरे से इक्वल नहीं हो सकती। तो मोस्ट प्रोबेबल गारंटेड है, बाकी सबसे तो कम ही होती है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। रीजन उसका ये हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स of a given amount of a gas at 27 degrees Celsius and 1 into 10 raised to the power 5 Pascal pressure is 200 meter per second. If temperature and pressure are respectively 127 degrees Celsius and 0.5 into 10 raised to the power 5 Pascal, then the RMS velocity will be. क्वेश्चन ध्यान से समझते हैं, क्या डेटा दे रखा है, क्या पूछना चाह रहा है, हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे, अप्रोच करने में हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई एक गैस सैंपल है, उस गैस सैंपल की आरएमएस वेलोसिटी इन पर्टिकुलर कंडीशंस पे, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस और 1 into 10 raised to the power 5 पास्कल प्रेशर के लिए दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा गया अगर इसी गैस सैंपल का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 0.5 into 10 raised to the power 5 पास्कल कर दें तो आरएमएस वेलोसिटी कितनी होगी। आरएमएस वेलोसिटी का जो हमें फॉर्मूला ध्यान है उसको रिकॉल करते हैं। आरएमएस वेलोसिटी, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझेंगे।
जो मैंने आपको कहा था कि हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, उसकी हेल्प से बाकी डिराइव कर सकते हैं, याद भी कौन सा रखेंगे, अब उसको समझने का टाइम आ गया है। तो देखिए हमने आरएमएस वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखा था, √3p/ρ। दूसरा फॉर्म लिखा था √3RT/m। अब देखिए मैंने आपको कहा था कि हमें ये वाला फॉर्म याद रखना है। रीजन उसका क्या है, यानी कि हम यूज इस वाले फॉर्म को करेंगे, रीजन उसका क्या है। देखिए इस केस में हमने टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को चेंज कर दिया। एक इक्वेशन में टेम्परेचर वाला टर्म आता है, दूसरे में प्रेशर वाला टर्म आता है, यानी कि या तो हम टेम्परेचर चेंज वाला इफेक्ट कंसिडर कर सकते हैं एक बार में, या फिर हम प्रेशर चेंज वाला कर सकते हैं। दोनों को नहीं कर सकते, उसका रीजन ये है कि एक इक्वेशन में सिर्फ प्रेशर आता है, इसमें टेम्परेचर आता ही नहीं है। दूसरी वाली में सिर्फ टेम्परेचर आता है, प्रेशर आता ही नहीं है। तो सवाल ये उठता है कौन सा केस हमारे लिए फेवरेबल है। हमारे लिए सेकंड वाला केस ज्यादा फेवरेबल होता है। रीजन भी उसका समझते हैं। देखिए किसी भी गैस सैंपल के लिए, ठीक है, किसी भी गैस सैंपल के लिए आर बदल ही नहीं सकता। गिवन गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट नहीं बदल सकता। तो बोला जा सकता है जो आरएमएस वेलोसिटी इज इक्वल टू √3RT/m हमने लिखा है, उसमें अकेला वेरिएबल कौन है? उसका अकेला वेरिएबल है टेम्परेचर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि आरएमएस स्पीड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ये बात हमें समझ में आ गई होगी कि जो आरएमएस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √टेम्परेचर के। अब पहली वाली इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। किसी भी गैस के केस में क्या प्रेशर कांस्टेंट रह सकता है? आंसर है नहीं। किसी भी गैस के लिए क्या डेंसिटी कांस्टेंट रह सकती है? फिर से आंसर है नहीं, क्योंकि अगर हम वॉल्यूम बदल सकते हैं तो गिवन मास की डेंसिटी भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, प्रेशर भी वेरिएबल है और डेंसिटी भी वेरिएबल है। सेकंड वाले फॉर्मूले में क्या था, यानी कि जो हमने डिराइव किया उसमें क्या था, सिर्फ टेम्परेचर अकेला वेरिएबल है। वही एक ऐसी चीज है जो इस फॉर्मूले में बदल सकती है, बाकी ना आर चेंज होगा ना गिवन गैस के लिए मॉलिक्यूलर वेट चेंज होगा। लेकिन इस केस में गिवन गैस के लिए प्रेशर भी बदल सकता है और डेंसिटी भी बदल सकती है। तो अगर मैं ये रिलेशन लिखूं कि VRMS इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर √प्रेशर, तो आपको ये सोचना है क्या ये रिलेशन सही है कि नहीं। तो ये रिलेशन गलत होता है। रिलेशन गलत क्यों है? क्योंकि प्रेशर अकेला डिसाइड करने वाला नहीं है कि आरएमएस वेलोसिटी के साथ क्या होगा। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि हमने बाई चांस टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया, एक एग्जांपल ले रहे हैं, इस क्वेश्चन पे तो थोड़ी देर बाद फिर से आएंगे। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि हमने बाई चांस टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दिया, तो आरएमएस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस रिजल्ट को अगर मैं देखूं तो बोल सकता हूं कि अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स हो गया तो डेफिनेटली आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ना आर चेंज हुआ होगा ना मॉलिक्यूलर वेट चेंज हुआ होगा। लेकिन मैं अगर आपको ऐसा ही एक और डेटा दूं कि मैंने किसी गैस का प्रेशर 4 टाइम्स कर दिया, तो बताइए आरएमएस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम कंक्लूड कर ही नहीं सकते कि आरएमएस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर अकेला डिसाइड नहीं कर सकता कि आरएमएस वेलोसिटी पे क्या होगा। अगर प्रेशर हमने 4 टाइम्स कर दिया तो एक डेटा हमें और चाहिए कि पहले ये तो बताइए डेंसिटी कितने टाइम्स करी। तो अगर मुझे डेंसिटी और प्रेशर दोनों के बारे में पता हो तभी मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला मेरे लिए यूजलेस है। अगर मैं आपको ऐसे कहता है कि हमने प्रेशर 4 टाइम्स कर दिया लेकिन डेंसिटी कांस्टेंट रखी, तो बोल सकते थे आरएमएस वेलोसिटी डबल हो गई होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रेशर 4 टाइम्स कर दिया और साथ के साथ डेंसिटी भी 4 टाइम्स हो गई, तो आरएमएस वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये बात गलत है कि आरएमएस वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √प्रेशर। अगर आप प्रेशर का इफेक्ट कंसिडर कर रहे हैं तो आपको साथ के साथ डेंसिटी का भी इफेक्ट पता होना चाहिए कि प्रेशर चेंज होने के साथ डेंसिटी का क्या हुआ। तो ये रीजन है कि हम हमेशा इस वाले फॉर्मूले को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, टेम्परेचर। तो देखिए अब वापस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। हमने टेम्परेचर भी चेंज किया, प्रेशर भी चेंज किया,
और पूछ रखा है कि आरएमएस वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अब आप समझ गए कि हम प्रेशर वाला डेटा यूज ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ यूज करेंगे टेम्परेचर वाला डेटा। और टेम्परेचर से भी कैसे रिलेटेड है कि आरएमएस वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं तो बोला जा सकता है कि वी आर एम एस स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो उसी को आगे यूज करते हैं और इसका फेयर सोल्यूशन देखते हैं। वी आर एम एस इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर। तो वी आर एम एस 1 डिवाइडेड बाय वी आर एम एस 2 शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 बाय T2। स्टार्टिंग का टेम्परेचर देखिए 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर देख लीजिए 400 केल्विन। स्टार्टिंग की आरएमएस वेलोसिटी यानी कि आरएमएस स्पीड दे रखी 200, हमें फाइनल कैलकुलेट करनी है। तो सिंपली इसमें उठा के डेटा रखना है 200 बाय वी आर एम एस 2 जो कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं शुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 300 बाय 400। तो वो 2 0 कैंसिल हो गए, अंडर रूट ऑफ 4 बन जाएगा 2। तो आरएमएस स्पीड ऑफ सेकेंड इन सेकेंड केस विल बी इक्वल टू 400 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां तक ये बात हमें क्लियर हो गई होगी कि हमारे लिए जो काम का फॉर्मूला होता है वो वही वाला होता है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3RT बाय एम। जहां तक हो सकेगा हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर प्रेशर का डेटा गिवन है तो साथ में डेंसिटी का भी डेटा गिवन होना चाहिए, तभी हम यूज कर पाएंगे अंडर रूट ऑफ 3P बाय रो। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एट व्हाट टेम्परेचर आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन बिकम्स double of its value at STP. Pressure remains constant. क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, हमें बताना है कि हाइड्रोजन के लिए कितने टेम्परेचर पर उसकी आरएमएस स्पीड डबल हो जाएगी कंपेयर टू इट्स वैल्यू एट STP। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कभी भी NTP या STP वर्ड यूज हो जाए हम हमेशा टेम्परेचर लेके चलते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। अब कितने टेम्परेचर पर आरएमएस डबल हो जाए कंपेयर टू 273 केल्विन। ठीक है, प्रेशर के बारे में मैंने आपको बोला ही था, हम प्रेशर की चिंता करते ही नहीं है एज लॉन्ग एज हमें टेम्परेचर वाला डेटा पता हो। जो रिलेशन पहले लिखा था उसी पर आते हैं कि आरएमएस वेलोसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब अगर आप आरएमएस वेलोसिटी डबल करना चाहते हो तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़े, टेम्परेचर हो जाना चाहिए 4 टाइम्स। बाय चांस कोइंसिडेंटली इसका एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में दिया भी था समझाते टाइम कि अगर टेम्परेचर 4 टाइम्स हो जाए तो आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाती है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे करते हैं कि अगर आरएमएस वेलोसिटी डबल करनी है तो टेम्परेचर 4 टाइम्स कर दीजिए। इनिशियल टेम्परेचर था 273 केल्विन, तो फाइनल टेम्परेचर हो जाना चाहिए 273 इंटू 4 केल्विन। अब जो ऑप्शन है हम अकॉर्डिंगली उसमें देख लेंगे कि हमारा ऑप्शन जो है वो केल्विन में मैच होता है या डिग्री सेल्सियस में। तो ये देखिए उसकी कैलकुलेशन कर रखी है, दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा तो वी आर एम एस 1 स्क्वायर बाय वी आर एम एस 2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू T1 बाय T2। T1 की वैल्यू 273 STP वाला डेटा, V1 और V2 का हम रिलेशन जानते हैं कि V2 शुड बी ट्वाइस ऑफ V1, तो सबको यहाँ पे उठा के रख दें तो यही देखिए आंसर आने वाला था 273 इंटू 4 यानी कि 1092 केल्विन। 1092 केल्विन हमारे किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं होता क्योंकि यहाँ पे दे रखा है 1092 डिग्री सेल्सियस, तो हम केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये बन जाएगा 1092 माइनस 273 यानी कि 819 डिग्री सेल्सियस। तो ये फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान रखने। आरएमएस का हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एवरेज वाला इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रोबेबल वाला इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म भी कौन से याद रखेंगे, टेम्परेचर वाला। आरएमएस के लिए अंडर रूट ऑफ 3RT बाई एम, मोस्ट प्रोबेबल के लिए अंडर रूट ऑफ 2RT बाई एम, मीन के लिए अंडर रूट ऑफ 8RT बाई पाई एम। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द टेम्परेचर एट विच एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल be sufficient as to escape from the earth। बाकी आगे डेटा दे रखा है, escape velocity from earth will be equal to 11 किलोमीटर पर सेकेंड और गैस कांस्टेंट will be equal to 25/3। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में
हमने लास्ट टर्न पे भी एक पॉइंट देखा था कि हमें टेम्परेचर बताना हो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कि वो कितने टेम्परेचर पे अर्थ की फील्ड से एस्केप कर जाएगा, तो एक फॉर्मूला था। तो मैंने आपको बताया था वो कैसे डिराइव होता है, वहां तक हम कैसे पहुंचते हैं उसको भी देखेंगे। तो वही क्वेश्चन से कंसिडर करते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रखा है कि कितना टेम्परेचर किया जाए कि एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल बी सफिशिएंट टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ। देखिए जो बेसिक पॉस्टुलेट्स थे केटीजी के, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी गैस सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हर पॉसिबल स्पीड पे हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, यानी कि उनकी जो स्पीड्स होंगी वो जीरो से लेके इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकती है। अगर जीरो से लेके इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकती है तो बोला जा सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ऑलरेडी इस 11 किलोमीटर पर सेकेंड के बैरियर से ज्यादा होगी। तो ये तो कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हो गए। तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो हमेशा ऐसे होंगे जो अर्थ की फील्ड से एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो वेलोसिटी है वो इस एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी। लेकिन मैं अभी उन पर्टिकुलर कुछ मॉलिक्यूल्स की बात नहीं कर रहा, हमें बताना है कि कितना टेम्परेचर करें कि ऑक्सीजन की जो एवरेज स्पीड है वही एस्केप वेलोसिटी से या तो जस्ट बराबर हो जाए या ज्यादा हो जाए, क्योंकि अगर हमें उनको एस्केप कराना है तो एवरेज वेलोसिटी शुड बी जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू एस्केप स्पीड। एवरेज वेलोसिटी की जगह ज्यादा सही वर्ड होगा एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है √8 RT/πm। तो वही फॉर्मूला देख लेते हैं। ये वाली चीज हमने लास्ट टर्न पे कवर करी थी, √8 RT डिवाइडेड बाय πm, m जिसमें हो जाता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास वो भी हम लेंगे SI यूनिट यानी कि केजीज में कन्वर्ट करके। हमें बताना है कि कितने टेम्परेचर पे जस्ट एवरेज स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, तो उसको हम बाउंड्री कंडीशन में बिल्कुल एस्केप वेलोसिटी के इक्वेट कर देते हैं। टेम्परेचर हमें कैलकुलेट करना है, R की वैल्यू हमें दे रखी है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास हम जानते हैं, ग्राम से उसको कन्वर्ट कर लेंगे केजी में। एस्केप वेलोसिटी भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसको भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 11 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बस अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमारी जो फेयर कैलकुलेशन है वो आ जाएगी, वहां से हम टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो देखिए वही जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि कुछ तो मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे ही सही जिनकी स्पीड ऑलरेडी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो वो तो एस्केप कर जाएंगे। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में जो आइडियली हैंडल करना है वो ये है कि कितने टेम्परेचर पे एवरेज वैल्यू एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए। तो यही वो एवरेज वाला फॉर्मूला, इसको हमने एस्केप वेलोसिटी के बराबर किया था। यहां तक की बात हम समझ गए। बस अब डेटा रखना इसमें स्टार्ट कर देते हैं। R की वैल्यू क्वेश्चन में SI यूनिट में दे ही रखी थी 25/3। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे SI यूनिट यानी कि केजी में, तो वो जाएगा 0.032 kg पर मोल। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट। बस ये सारे डेटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने पे टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 1452 पाई डिवाइडेड बाय 25 × 10⁻³ केल्विन। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है, जो भी वो वेलोसिटी कह रहा है आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखिए और उसको इक्वेट कर दीजिए एस्केप वेलोसिटी के बराबर। ये तो हुई एवरेज वेलोसिटी की बात। क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन करके ये भी पूछा जा सकता था कि कितने टेम्परेचर पर RMS स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, यानी कि RMS स्पीड एस्केप स्पीड के बराबर हो जाएगी। तो उसमें भी हम वही काम करते, RMS स्पीड का फॉर्मूला रख लेते। RMS स्पीड का फॉर्मूला हो जाता √3 RT/m, और वहां से इसको इक्वेट करने पर हमें वो पॉसिबल टेम्परेचर मिल जाता जब RMS एस्केप स्पीड के बराबर होता। तो बिल्कुल इसी तरीके से कैलकुलेशन बढ़ती, और अगर उसी कैलकुलेशन को हम आगे बढ़ाते तो वही फॉर्मूला हमारा कैलकुलेट होकर आ जाता जो हमने लास्ट टर्न पे देखा था कि किस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे RMS स्पीड एस्केप स्पीड के बराबर हो जाती है। तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, हम हमेशा इसको फॉलो करेंगे। तो जो भी वो स्पीड पूछे RMS, मोस्ट प्रोबेबल या एवरेज, वो वैल्यू हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। एक और क्वेश्चन, a gas is filled in a rigid container at pressure P0. If the mass of each molecule is halved, keeping the total number of molecules same and their RMS speed is doubled, then find the new pressure. देखिए इसमें कई सारे फैक्टर हमें दे रखे हैं, तो एक एक करके कंसिडर करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको किस तरीके से वेरी किया जा रहा है। तो देखिए एक रिजिड कंटेनर के अंदर हमने गैस भर के रखी हुई है, उसका जो इनिशियली प्रेशर था वो P0 था। अब गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे, मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा नंबर में होंगे। बोला जा रहा है कि अगर हम हर मॉलिक्यूल का मास हाफ कर दें
ठीक है, ये फैक्टर हमारे काम का है कि अगर हम हर मॉलिक्यूल का मास हाफ कर दें लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अनचेंज रहें, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं करना है, सिंपली हमें एक एक मॉलिक्यूल का मास आधा कर देना है। साथ के साथ अगर आरएमएस स्पीड भी डबल हो जाए तो पूछा हुआ है कि नया वाला प्रेशर कितना हो जाएगा। तो ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट बताना है क्या होगा। मॉलिक्यूल का मास हाफ कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम थे और इस दौरान हम आरएमएस स्पीड को भी डबल कर चुके। तो देखिए एक फॉर्मूला हमें पता है जिसमें प्रेशर और आरएमएस स्पीड एक साथ इन्वॉल्व होती हैं, तो उसी फॉर्मूले को लिखते हैं। फॉर्मूला था वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3p बाय रो। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। लेकिन मैंने आपको एक बात और बोली थी कि जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमें प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा ये भी पता होना जरूरी है, क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ये बात कि आरएमएस स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर। उसका लॉजिक मैंने आपको समझा दिया था वो क्यों गलत होता है। तो प्रेशर के साथ साथ हमें अभी डेंसिटी का इफेक्ट भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए डेंसिटी को कैसे लिख सकते हैं, तो हमें प्रेशर का इफेक्ट बताना है, तो इस पूरी इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं प्रेशर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। अब वो कैसे करेंगे, सिंपली दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूं, अगर दोनों तरफ हमने स्क्वायर करा तो ये बन जाएगा वी आर एम एस का स्क्वायर, अंडर रूट वाली चीज गायब हो जाएगी। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या, डेंसिटी दूसरी तरफ आ जाएगी, ये 3 भी नीचे आ जाएगा, तो डेंसिटी यहां पर 3 आ गया इधर। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो वी आर एम एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया ताकि मुझे डायरेक्टली प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो समझ आने लग जाए। अब देखिए क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं डेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम डेंसिटी के लिए चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज लॉजिकली सोचें तो वो डेंसिटी वाला पार्ट भी हमें दिख सकता है, बट हम उसको थोड़ा सा जो गिवन टर्म्स हैं उसी में अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास कैलकुलेट में कर सकता हूं एक मॉलिक्यूल का मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी कैलकुलेट हो गई, एक मॉलिक्यूल का मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। अब देखिए रिजिड कंटेनर था, वॉल्यूम चेंज हो नहीं सकती, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोला गया है सेम रहेंगे, और हर एक मॉलिक्यूल का मास हमने हाफ कर दिया, यानी कि ये फैक्टर चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, 3 अपने आप में कांस्टेंट है ही सही, m को हमने हाफ कर दिया और आरएमएस स्पीड को डबल कर दी थी। अगर आरएमएस स्पीड डबल कर देंगे तो ये वी आरएमएस का जो स्क्वायर है ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो देखिए ये वाला फैक्टर हो गया 4 टाइम्स और ये वाला फैक्टर हो गया हाफ, तो हाफ इंटू 4 वो बन जाएगा 2, यानी कि जो नया प्रेशर है वो ओरिजिनल के डबल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम डायरेक्टली अब कमेंट कर देंगे कि जो नया प्रेशर होगा वो डेफिनेटली ट्वाइस ऑफ इनिशियल प्रेशर यानी कि ट्वाइस ऑफ पी नॉट होना चाहिए था। मैं आपको कह रहा था कि डेंसिटी को हम लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं, हालांकि इसमें गिवन नहीं है। तो देखिए तरीका सिंपल सा है, डेंसिटी कैलकुलेट होगी टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हर एक मॉलिक्यूल का मास हमने अगर आधा कर दिया तो कंटेनर के अंदर टोटल मास भी आधा रह जाएगा, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं, तो वापस से वही इफेक्ट आ जाता है कि डेंसिटी तो ओवरऑल हाफ हो गई, आरएमएस स्क्वायर वाला फैक्टर 4 टाइम्स हो गया, तो प्रेशर हो जाना चाहिए डबल। ये वही फॉर्मूला जो हम कंसिडर कर रहे थे, इसको हाफ करा, ये वाला फैक्टर 4 टाइम्स हो गया, तो नया वाला प्रेशर शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी नॉट।